नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। साल 2025 बस खत्म ही होने वाला है और हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं। आज हमारे पास पिछले कुछ हफ्तों की खबरों और रिपोर्टों का एक दिलचस्प संकलन है और जब हमने इन सभी को एक साथ रखकर देखा तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई। ऐसा लगता है कि 2025 वो साल था जब भारत ने कई मोर्चों पर खुद को मुखर करना शुरू कर दिया, चाहे वो वैश्विक कूटनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर खेल का मैदान। तो आज की हमारी पड़ताल इसी थीम के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या यह भारत के एक नए आत्मविश्वास का दौर है? चलिए इन घटनाओं की गहराई में उतरकर पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं भू राजनीति से, जहां शब्दों की जंग असली लड़ाई से ज्यादा तेज हो गई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी तो ये है कि इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मई 2025 से मतलब 70 से भी ज्यादा बार यह दावा कर चुके हैं कि ये उन्होंने करवाया, और अब चीन भी कह रहा है कि इसमें उसकी मध्यस्थता थी। और यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत ने इन दोनों ही दावों को बहुत ही स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। अच्छा। हाँ, भारत का कहना है कि ये किसी तीसरे पक्ष का कमाल नहीं, बल्कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच हुई सीधी बातचीत का नतीजा था। ये भारतीय पक्ष से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और वो पाकिस्तानी पक्ष से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के बीच हॉटलाइन पर हुई एक सीधी साधी सैन्य बातचीत थी। तो ये सिर्फ एक संघर्ष विराम नहीं बल्कि एक तरह का कूटनीतिक पावर प्ले है। हाँ, मतलब भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों से कह रहा है शुक्रिया, पर इसकी जरूरत नहीं, हम अपने मामले खुद सुलझा सकते हैं। ये तो एक बड़ा बयान है। बिल्कुल, ये एक सूचना युद्ध है। ट्रंप खुद को एक शक्तिशाली मध्यस्थ के तौर पर पेश करना चाहते हैं, शायद अपने आने वाले चुनावों के लिए। वहीं चीन पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी दोस्ती और इस क्षेत्र में अपना बढ़ता प्रभाव दिखाना चाहता है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि वो इन बाहरी दबावों को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि हमें ये भी याद रखना होगा कि ये शांति कितनी नाजुक है। अमेरिका का एक बहुत प्रभावशाली थिंक टैंक है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। उसकी एक रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि 2026 में आतंकी खतरों के बढ़ने से दोबारा सशस्त्र संघर्ष का खतरा बहुत ज्यादा है। यानी ये आत्मविश्वास एक बहुत ही अस्थिर माहौल में दिखाया जा रहा है, और ये अकेले चलने की प्रवृत्ति सिर्फ भारत में ही नहीं दिख रही। वैश्विक मंच पर अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से हटने का औपचारिक ऐलान भी तो इसी ओर इशारा करता है। ये 22 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। हाँ, और ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा वित्तीय डोनर है, जो उसके कुल बजट का लगभग 20% हिस्सा देता है। 20%? हाँ, अगर हम 2022-23 के आंकड़ों को देखें तो ये रकम करीब $1.28 बिलियन थी। जरा सोचिए, किसी वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम का सबसे बड़ा निवेशक अचानक हाथ खींच ले तो क्या होगा? इसका असर दुनिया भर के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कैसे पड़ेगा, खासकर भारत जैसे देशों पर? असर बहुत गहरा होगा का। जैसे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है। हाँ। या HIV एड्स की रोकथाम के कार्यक्रम, ये सब काफी हद तक WHO की फंडिंग और विशेषज्ञता पर निर्भर करते हैं। हाँ। भारत के लिए इसका सीधा मतलब है कि हमारे टीकाकरण अभियानों और बीमारियों पर नजर रखने वाले सिस्टम, जिन्हें WHO से सीधी मदद मिलती है, उन पर असर पड़ सकता है। मतलब ये कार्यक्रम धीमे पड़ सकते हैं? बिल्कुल, फंड की कमी से ये कार्यक्रम धीमे पड़ सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के ताने बाने को कमजोर करने जैसा है। तो एक तरफ वैश्विक सहयोग की बुनियाद हिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने दम पर आर्थिक और तकनीकी दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। और इसकी शुरुआत टेलीकॉम सेक्टर में लिए गए एक बहुत बड़े और कुछ हद तक विवादास्पद फैसले से हो रही है। कैबिनेट ने कंपनी पर बकाया 87,695 करोड़ रुपए के सरकारी बकाये को फिलहाल रोक दिया है। 87,000 करोड़ से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। लेकिन क्या ये एक गलत मिसाल कायम नहीं करता? एक कंपनी जो बाजार में टिक नहीं पा रही, उसे बचाने के लिए सरकार के इस हस्तक्षेप को कुछ लोग क्रोनी कैपिटलिज्म भी तो कह सकते हैं। मतलब ये तो उसूलों के खिलाफ लगता है कि जो कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, उसे टैक्स पेयर के पैसे से बचाया जा रहा है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन सरकार का तर्क थोड़ा अलग है।
ये फैसला सिर्फ एक कंपनी को बचाने के लिए नहीं है, तो फिर बल्कि पूरे भारतीय टेलीकॉम बाजार को बचाने के लिए है। अगर वोडाफोन आइडिया बाजार से बाहर हो जाती तो भारत में सिर्फ 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां बचती। इसे टेलीकॉम की भाषा में ड्यूओपोली यानी 2 कंपनियों का एकाधिकार कहते हैं। और उससे क्या फर्क पड़ता? तो प्रतिस्पर्धा लगभग खत्म हो जाती है। हम्म, वो दोनों मिलकर कीमतें तय कर सकते हैं, सेवाओं की गुणवत्ता गिरा सकते हैं। और ग्राहकों के पास कोई और विकल्प नहीं होता। बिल्कुल। तो सरकार का ये हस्तक्षेप वोडाफोन आइडिया को बचाने से ज्यादा बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का एक प्रयास है। ये सरकार द्वारा बाजार में एक रेगुलेटर के तौर पर अपनी भूमिका मुखर करने का एक उदाहरण है। समझ गया। तो ये भी एक तरह का असर्शन है, लेकिन बाजार के अंदर। अब एक ऐसे बड़े नंबर की बात करते हैं जो दिमाग चकरा देता है। माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17.5 बिलियन का निवेश कर रहा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। क्या भारत में किसी एक प्रोजेक्ट में पहले कभी इतना बड़ा विदेशी निवेश हुआ है? शायद नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, इसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम आ रहा है। अच्छा। इसके तहत भारत में एक नया हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनेगा। हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के लिए एक डिजिटल सुपर हाईवे का जंक्शन बनाने जैसा है। हाइपरस्केल का मतलब है एक विशाल, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली डेटा सेंटर जैसा गूगल या अमेजॉन के पास होता है। ओके। ये आने वाले समय में भारत में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी बनेगा। हमारी डिजिटल क्षमता इससे कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 2030 तक 2 करोड़ लोगों को एआई की ट्रेनिंग देगा और वो ई श्रम पोर्टल के जरिए 31 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक एआई के फायदे पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ये निवेश हमें एक असली टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाएगा या फिर अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा स्किल्ड बैक ऑफिस? मतलब क्या हम सिर्फ उनके बनाए हुए एआई को इस्तेमाल करेंगे या खुद भी कुछ नया बना पाएंगे? यही इस निवेश का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये भारत को वैश्विक एआई दौड़ में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। ठीक उसी समय जब गूगल जेमिनी 3 और ओपन एआई GPT 5.2 जैसे मॉडल दुनिया पर छा रहे हैं। इससे भारत में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पूल तैयार होगा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, असली इनोवेशन और बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के पास ही रहेगी। तो ये भारत के खुद को एक सिर्फ उपभोक्ता से आगे बढ़कर वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की कोशिश है। हम डेवलपर और इनोवेशन हब बन रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी अपने नियमों पर नहीं। तो मतलब हम डिजिटल दुनिया में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है। एक तरफ इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और दूसरी तरफ सरकार हमारे डिजिटल जीवन के नियमों को और सख्त कर रही है। 1 जनवरी 2026 से पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य हो गई है और यूपीआई धोखाधड़ी रोकने के लिए भी नए नियम आए हैं। बिल्कुल, ये सभी कदम एक ही कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से औपचारिक मतलब फॉर्मलाइज करने की कोशिश। पैन आधार लिंकिंग से सरकार को हर वित्तीय लेन-देन पर नजर रखने में आसानी होगी, जिससे टैक्स चोरी रुकेगी। वहीं यूपीआई के नए नियम, खासकर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सिम वेरिफिकेशन, बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे सुरक्षा वाली बात तो समझ आती है, लेकिन क्या ये एक तरह का सौदा नहीं है? ज्यादा सुरक्षा और औपचारिकता का मतलब है कम निजता और सरकार की ज्यादा निगरानी। एक आम इंसान के लिए ये सुविधा और निगरानी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। आपको क्या लगता है 2026 में ये संतुलन किस तरफ झुकेगा? ये 2026 का सबसे बड़ा सवाल होगा। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने साथ ये दुविधा लेकर आती है। सरकार का कहना है कि ये शासन और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, और आलोचकों का कहना है कि ये निगरानी बढ़ाने का एक तरीका है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन ये साफ है कि सरकार डिजिटल स्पेस पे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और नागरिकों को इस नए डिजिटल भारत में रहने के लिए इन नियमों को अपनाना ही होगा। तो ये असर्शन सिर्फ बोर्डरूम्स और कूटनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे फोन और बैंक अकाउंट तक पहुंच गया है। और अब एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां ये आत्मविश्वास सबसे शानदार तरीके से दिखा है, खेल के मैदान पर।
साल 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के लिए किसी सपने जैसा रहा है। सपने जैसा भी और ऐतिहासिक भी। हम सिर्फ टीम के जीत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धि की बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। दीप्ति शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐसा डबल पूरा किया है जो पुरुष क्रिकेट में भी आज तक किसी ने नहीं किया। क्या है वो रिकॉर्ड? दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाने और 150 से ज्यादा विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। पहली क्रिकेटर, पुरुष या महिला, किसी में भी? हाँ, पुरुष या महिला किसी भी क्रिकेटर ने आज तक ये कारनामा नहीं किया है। उन्होंने ये मुकाम श्रीलंका के खिलाफ हालिया सीरीज में हासिल किया और इसी सीरीज के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को पीछे छोड़ते हुए महिला T20I में सबसे ज्यादा विकेट मतलब 152 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ये तो कमाल ही है। मतलब ये ऑलराउंड प्रदर्शन का शिखर है। ये वैसा ही है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी एक ही मैच में चेकमेट भी करे और साथ ही सबसे तेज चाल चलने का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। बिल्कुल सही उपमा है। और ये कोई एक दिन का कमाल नहीं है, उनके पूरे साल के प्रदर्शन में एक जबरदस्त निरंतरता रही है। वो फिलहाल ICC T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और वनडे विश्व कप? और ये नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर में हुए 2025 वनडे विश्व कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थीं, जहां भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है। ये सिर्फ दीप्ति की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, पूरी टीम एक यूनिट की तरह प्रदर्शन कर रही है। टीम ने हाल ही में श्रीलंका को उन्हीं के घर में 5-0 से हराया और जैसा आपने बताया, नवंबर में अपना पहला वनडे विश्व कप जीता। ये भारतीय महिला क्रिकेट के दबदबे का ऐलान है। ये टीम अब सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि दुनिया पर राज करने के इरादे से उतर रही है। हाँ, और इस टीम का चरित्र भी देखने लायक है। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20I मैच में एक समय भारत का स्कोर 77 पर 5 विकेट था और लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया। अच्छा। वहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 68 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। ये दिखाता है कि टीम में सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि दबाव में लड़ने का जज्बा भी है। वे अब किसी भी परिस्थिति से मैच जीतना जानती हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट का खुद को स्थापित करने का दौर है, पुरुष टीम की परछाई से निकलकर अपनी एक अलग ताकतवर पहचान बनाने का। तो आज की चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो साफ है। 2025 वो साल रहा है जहां भारत ने दुनिया को बताया कि वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा। चाहे वो पाकिस्तान के साथ बातचीत में बाहरी मध्यस्थता को नकारना हो, अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कड़े फैसले लेना हो, या फिर क्रिकेट के मैदान पर दुनिया को हराना हो। बिल्कुल, हमने सरकार का बाजार में सीधा हस्तक्षेप देखा, AI में अभूतपूर्व कॉरपोरेट निवेश देखा जो भारत के भविष्य को आकार देगा, और खेल में ऐतिहासिक जीत देखिए जो राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनी। ये सभी एक नए मुखर भारत की कहानी कहते हैं। जैसे ही हम 2026 में कदम रख रहे हैं, एक विचार मन में आता है। आज हमने भारत के दुनिया के सामने खुद को मुखर करने की बात की, लेकिन एक राष्ट्र की असली मजबूती शायद इस बात में भी होती है कि वो अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना कैसे करता है। और यहीं पर एक विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा होता है। तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय गौरव की यह दौड़ उन जटिल सामाजिक चुनौतियों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी जो आज भी हमारे सामने एक बड़ी सच्चाई के रूप में मौजूद हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, एक तरफ हमारी महिला क्रिकेटर्स दुनिया जीत रही हैं, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वहीं दूसरी तरफ देश में महिला सुरक्षा के आंकड़े एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध की 51 FIR दर्ज होती हैं। हम इन दो भारतों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? शायद 2026 का सबसे बड़ा सवाल यही होगा। बट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।